गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर संजीव पांडे ग्लोबल टच इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका पुनः स्वागत करता हूं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात किया इसके ब्लड प्रेशर के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या हैं, पॉसिबल एरिया क्या हैं जहाँ जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं इसकी लिमिट्स क्या हैं। लिमिट्स एज के हिसाब से चेंज होती हैं। बच्चों में थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई होता है क्योंकि उस समय डेवलपमेंट फेज चल रहा होता है, इसलिए बॉडी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो हार्ट बीट भी बढ़ी हुई होती है और उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम का एरिया है वो भी एक एडल्ट के मुकाबले जो है वो कम होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा रहता है। लेकिन एक एडल्ट में 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक माना गया है। लेकिन आज की तारीख में जो एंजाइटी चल रही है इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो गए हैं। ये लिमिट्स जो थी वो उस समय तय की गई थी जब नॉर्मल एक एनवायरनमेंट का भी फैक्टर इतना नहीं था, एक स्ट्रेस लेवल भी उतना नहीं था, तो इसलिए इस लिमिट को थोड़ा सा लोअर साइड लाया गया है कि अगर 100 से 110 के बीच में रखें सिस्टोलिक को और 80 के आसपास डायस्टोलिक रहे तो ठीक है। लेकिन अगर 110 120 से ऊपर जाता है, मतलब मान लीजिए 130 और 20 के बीच में रहता है सिस्टोलिक, तो ये अलार्मिंग लिमिट है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में हो सकता है आप ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के शिकायत हो जाएं। तो एडल्ट एज को जो माना गया है वो 18 ईयर्स से लेके 45 साल तक, ये एक ब्रैकेट है जो फर्टाइल एज ग्रुप भी जिसे कहते हैं, ये लिमिट ये एडल्ट एज ग्रुप है। अगर 45 से ऊपर है तो एक नेचुरल फिनोमेना होता है जहाँ पर लोगों का एथेरोस्क्लेरोसिस काफ़ी लोगों में हो जाती है, बहुत सारी और चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। तो उस लिमिट को हम 130 140 के बीच में रखते हैं सिस्टोलिक, कि वहाँ पर तक सेफ है। लेकिन फिर भी अगर हम 130 के अंदर रख पाएँ सिस्टोलिक को तो बहुत अच्छा है। होम मॉनिटरिंग बारे में हमने बात की कि किस तरह से आप होम मॉनिटरिंग बात कर सकते हैं अपनी ब्लड प्रेशर की। अब ये सब चीज़ें, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा लगातार रहता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है तो हेमरेज हो सकता है। मतलब अगर लिमिट आपकी 160 से ऊपर जा रही है तो कोई भी 200 के आसपास पहुंच रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए हेमरेज के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए इस लिमिट को कितना कम रख सकते हैं, इसके उपाय बहुत सारे हैं। फिजिकल जो हैं, फिजियोलॉजिकल भी हैं, पैथोलॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। मुख्य उद्देश्य सभी का है इसको लोअर रखना। मेडिकल साइंस में, मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, वो काम क्या करती है, हार्ट रेट को कम कर देती हैं। जिससे कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो डाययूरेटिक होती हैं, आपके शरीर से बार बार यूरिनेशन करा के वो उसको पानी को बाहर निकालती हैं जो है यूरिन के रास्ते, जिससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए। ब्लड प्रेशर की यही दवाएं, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो एंटी एंजाइटी होती हैं, इसमें आपको एंजाइटी को कंट्रोल में, नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, एंजाइटी कम रहे, जिससे कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा न लगे तो हार्ट रेट न बढ़े। तो अलग अलग तरह के अलग अलग दवाएं ब्लड प्रेशर की मॉडर्न मेडिसिन में हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें एक पॉपुलर मेडिसिन है, वो है सर्पगंधा, सर्पेंटिना। ये होम्योपैथी में भी आती है
आयुर्वेद में भी आती है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो नींद दिलाती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सेडेटिवनेस आती है, जो आयुर्वेद में है। वो सरपेंटिना भी उसमें एक उस ग्रुप में है। लेकिन जिसे जो है एंटी डिप्रेसेंट आती हैं, जो किचन मेडिसिन में है, वो धनिया है, कलौंजी है। ये आपको सेडेट करती है। अगर आप इनका रेगुलर धनिया का सूप पीते हैं, धनिया का सूप उस तरह का नहीं, पानी में पत्ती उबाल ली और धनिया का सूप हो गया, धनिया का रस अगर आप लेते हैं तो वो एंटी डिप्रेसेंट है। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं योग में कुछ प्राणायाम हैं, योगासन हैं, कुछ यौगिक डाइट्स हैं, और इससे बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट और है, वो है काउंसलिंग। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल टच ने भी एक बनाया है पैकेज, जो ड्रगलेस सिस्टम का है। तो उसमें यौगिक डाइट, प्राणायाम एंड काउंसलिंग, ये एक पैकेज। इस पैकेज को कंप्लीट जो लोग लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों को इसका लाभ मिलता है। कुछ लोग कहते हैं यौगिक डाइट क्या होती है? डाइट तो डाइट होती है। यौगिक डाइट वो होती है, ज़्यादातर लोगों का मानना है यौगिक डाइट का मतलब अनपैलेटेबल। नहीं, यौगिक डाइट वो होती हैं जो पैलेटेबल भी होती हैं, बहुत स्वादिष्ट होती हैं, पौष्टिक होती हैं, लेकिन नॉन इरिटेंट होती हैं, बॉडी के सिस्टम के अंदर जाके उसी तरह का इरिटेशन नहीं पैदा करती हैं। अब इस एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड में यौगिक डाइट की हम चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप gti pathshala@gmail.com पर आप अपने सुझाव भेजें, अपने सवाल भेजें, हम उसको आंसर करेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप नीचे एक बेल आइकन है उसको दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाने से आपके पास जितनी भी नोटिफिकेशंस नए वीडियो के आएंगे वो मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करें जिससे कि चैनल और ज़्यादा दूरी तक आपके पहुंच सके और आपके पास भी अपडेट्स आती रहें। धन्यवाद।